नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड नंबर 21 में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी। नंद किशोर हटवाल जी कम से कम उत्तराखंड में लगातार और हमेशा ये प्रयास करते हैं कि इन्हें शिक्षा से जोड़ के कैसे नवाचार किए जाएं। अगर उनके परिचय की बात करूं तो बहुत लंबा है। अगले घंटे में कई वर्षों के वाली लोकगीतों, जागरों, चांचरी और वहाँ की जो वीर गाथा हैं, पवाड़े सहित सभी प्रकार के लोक नृत्य और खासकर निंदा की प्रयास करते हैं कि इन्हें शिक्षा से जोड़। अगर पर आपका काम बहुत विस्तार है और साथ ही आपने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का, पुस्तिकाओं का संपादन किया है। वो विभागीय भी हैं और गैर विभागीय भी हैं। पूरे देश भर पर पोस्टर जारी किए जा चुके हैं। आपकी लिखी नाटिकाओं पर फिल्म बन चुकी है। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत विस्तार है और साथ ही आपने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का, पुस्तिकाओं का। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर नंद से। तो आप दोनों का स्वागत है और विभागीय भी हैं। पूरे देश भर पर पोस्टर जारी किए जा चुके हैं। आपकी लिखी नाटिकाओं पर फिल्म बन चुकी है। ऐसे विराट सर नमस्ते। नमस्कार। भी जुड़ चुके हैं रोज की तरह। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपकी जो यात्रा है बहुत लंबी है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा सर, आप बंद कर दे, बंद। जी सुनाई नहीं दिया कि ये आप इतने जुड़े। सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा। कट के आ रही है आवाज। हैं? आपका माइक आप सुन पा रहे हैं सर? हैं? आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं। ये माइक गड़बड़ होगा सर? नहीं, गड़बड़ी भट्ट जी की है। हैं? भट्ट जी का है। मैं आपको जोशी जी को सुन पा रहा हूँ, इनको भट्ट जी को नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं भी आपको सुन रहा हूँ। मैं आपको सुन रहा हूँ, भट्ट जी को नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ, भट्ट जी की आवाज कट के आ रही है। एक मैं भट्ट जी को मैसेज भेजता हूँ। मैसेज कर दिया है मैंने उनको। अच्छा, तो अभी आपका देहरादून में ही है? कोई नई कोई पुस्तक लिख रहे हैं क्या? किस विषय पे लिख रहे हैं आजकल? नहीं, अभी मेरा एक नाटक आया जी। किस विषय पे? मंगलू जागरिया। मंगलू जागरिया नाटक है। हाँ जी। नाटक है। अच्छा, क्या है थीम उसकी? तो उसमें
आ, एक जागर गायक जो होता है जी उसकी कहानी है उसमें, जी जी। मंगलू जागरण नाटक में। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब उसमें उसकी थीम ये है कि एक जागर गायक जी के सामने जी जागरिया जो होते हैं आमतौर पे देवताओं के जागर गाते हैं, जी 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 लेकिन मंगलू जागरिया के सामने एक दिन अचानक जी ये चुनौती आती है जी। कि वो देवताओं के बजाय देवताओं के जागर गाना बंद कर दे और इंसानों के जागर गाए, इंसानों अरे को वाह, जागृत करे। बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया जी। हाँ, और ये चुनौती उसको खुद वो स्वीकार। देवता देते हैं जिनको वो अक्सर नचाया करता था, अरे जिनको वो वाह, जागृत किया करता था। जी जी जी। तो मंगलू के सामने हाँ बहुत बड़ी चुनौती थी। वो देवता जी से कहता भी है कि जी देवता, अ, हमने आपके जो जागर हैं उनको तो मैं परंपरागत रूप से गाता आया हूँ, मैंने अपने पिताजी से सीखा, मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से सीखा। जी लेकिन आप कह रहे हैं कि अब मैं देवताओं के बजाय इंसानों के जागर गाऊं, तो ये तो बड़ा कठिन होगा, बड़ा बहुत कठिन काम होगा। जी। देवता कहते हैं यार तू अपने आप को पता नहीं, तू समझ नहीं पाया। हाँ हाँ तू जागरिया है, देवताओं का हाँ जागरिया नहीं है। हाँ हाँ। तू जागरिया है, तू रचनाकार है, जी तू संवेदनशील इंसान है, तू रचनाकार है। जी तू अपने समाज को, अपने मुल्क को गंभीरता से जानने वाला व्यक्ति है। जी बस तूने अपनी सारी की सारी प्रतिभा देवताओं पर न्यौछावर कर दी हमेशा हमेशा के लिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी। जी तू पहले समझ ले, तू तय कर ले अपने आप को, जी खुद पहले खुद जागृत हो जा। जी जी पहले अपने आप जागृत हो जा, तब लोगों को जागृत कर। जी। इसका मतलब ये हुआ, देवता उससे कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तू भी सो रखा है, तू खुद भी जागृत नहीं है, जी देवताओं को जागृत करने जी चला आया है। तो इस तरह की देवता उसके सामने, जागरिया के सामने चुनौती रखते हैं, उसके जी। पुरुषार्थ को, उसके अंतर को जगाता है देवता। फिर देवता उससे कहता है कि भाई देखिए, तुम जी कहते हैं कि तुम आमतौर पे उत्तराखंड में देवताओं को नचाते हैं, देवता जी के जी सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम छाया माया करना, हमको जो है कृपा करना हम पे, हमको रिद्धि सिद्धि देना। जी जी तो जब तक इंसान जागृत नहीं होता है, जी जी वो जब तक उसके अंदर चेतना नहीं आती है, खुद जी। उस अपने अंदर उसकी चेतना विकसित नहीं होती है, तब तक उसमें कोई कृपा विपा नहीं हो सकती है, कोई देवता उसको कुछ नहीं कर सकता उसका। बहुत बहुत बढ़िया बात ये आपने इस कही। तरह का ये आपका जो थीम है, मतलब देवताओं को जगाना बहुत आसान है, इंसान को जगाना बहुत मुश्किल हो गया है आज की घड़ी में। मुश्किल। हाँ, और ये बात, ये जो डायलॉग आपने कहा, ये नाटक का ही डायलॉग है ये। अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा अच्छा। मंगलू जागरिया देवता से कहता है ऐसा। वो जी। देवता से कहता है कि महाराज आपको जगाना तो बड़ा सरल है, हम तो गाते रहे, लेकिन पता नहीं इंसान को और कभी जगाना शायद इस बहुत नाटक मुश्किल को आप होगा। प्ले के रूप में करें तो मेरे को भी याद कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा इसमें अभिनय करने की। जरूर जरूर, और वाह क्या बात है। मुझे मुझे याद आ गई, असल में, एक हाँ घटना याद आ गई मेरे को पंजाब की। मैं पंजाब में पोस्टेड था, मेरी पहली पोस्टिंग सन 84 से 87 तक मैं पंजाब में था। हाँ वहाँ जागरण, देवी जागरण का काम बहुत चलते रहे, जगराते वगैरह चलते रहते हैं। तो हम्म, एक बार जब वहां जगराता चल रहा था, तो मोहल्ले में एक आदमी था, थोड़ा सा सनकी माना जाता था, लेकिन उसने जो बात उस दिन कही हाँ मुझे आज तक याद है। वो थोड़ा सा हाँ सनकी माना जाता था। तो उसने जो बात कही वो बड़ा हाँ गुस्से में था, उसने पता नहीं किसी बात को लेके उसको गुस्सा आ गया। तो वो वही जोर से चिल्लाया कि अरे दुष्टों, तुम लोग देवी को क्यों जागरण, देवी तो हमेशा जागती है, खुद को जगा लो तुम लोग हैं, तुम देवी को क्यों जगा रहे, देवी तो हाँ, जागी हुई है, बिल्कुल देवी तो सोई थी। कि देवी अगर सोई होती तो तुम आज होते ही नहीं यहाँ पे। तो वो बात आपके उससे मुझे याद आ गई। उसने देखिए उस एक ऐसे आदमी ने कही जिसको हम कहते हैं कि उसका दिमाग वो है कि भाई देवी हाँ तो हाँ जागी हुई है। देवी देवता, अगर हम भगवान पे यकीन करते हैं, ईश्वर को या तो नहीं मानते हो, बात अलग चीज है। अगर हम मानते हैं तो प्रकृति तो जागृत है हमेशा ना, प्रकृति तो कभी सोती नहीं है। भाई सूरज इधर उगा है ना, मैं इधर सोया हूँ, लेकिन सूरज तो दुनिया के किसी और कोने में उग रहा है, कहीं ना कहीं उजाला रहता ही रहता है ना। तो ये आपने बहुत बढ़िया वो थीम बात हाँ कही जो आज मेरे को याद भी आ गई।
और फिर क्या होता है कि फिर अगले दृश्य में जी अब मंगलू, चूंकि वो कलाकार है, वो जी जी रचनाकार है, जैसे कि जागरिया होते हैं उत्तराखंड में, जी वो जी प्रस्तोता भी होते हैं, वो रचनाकार भी होते हैं, वो संवेदनशील होते हैं बहुत ज्यादा। जी 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 उनको अपने गांव, समाज और अपने मुल्क जी की गहरी समझ होती है उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अगले दृश्य में वो अपने अंदर चेतना विकसित करता हो, अपनी चेतना को, जी जी और देवताओं के बजाय वो अब अपने गांव के बारे में, समाज के बारे में, अपने इलाके के बारे में सोचना शुरू करता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करता है, जी जी अपने जी को अपडेट करता है, वो तमाम जी चीजें। जी अगर वो वरना आम तौर पर क्या होता है कि हमारे जो लोक परंपरा है, या हमारे जो परंपरागत कलाकार हैं, जी जी वो सोचते हैं कि शायद हम लोक कलाकार हैं, या परंपरागत तरीके से हम लोग परंपरागत चीजों को गाते हैं, जी तो वो हर मामले में अपने आप को परंपरागत ही बने रहते हैं। जी लेकिन जी जी देवता उसको ये कहता है मंगलू जागरण को कि भाई तुम, मंगलू जागरण के अंदर भी ये चेतना पैदा होती है जी जी कि जी मुझे अगर परंपरा को बचाना है तो उसके लिए भी मुझे आधुनिक होना पड़ेगा, जी 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 नवीन सही कह विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा, तकनीकी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। तो वो सही कह रहे हैं अपने अंदर ये सब चीजों का विकास करता है, क्योंकि जी वो महसूस करता है कि देवता ने चूंकि मुझे ये चुनौती दे दी और मुझ पर विश्वास प्रकट किया है, और क्योंकि उसके अंदर क्षमता रहती है, होती है, लोक कलाकारों के जी अंदर जी अपार अनंत क्षमताएं होती हैं, लेकिन जी उसका जी उपयोग बाय द वे बहुत सीमित अ, तरीके से हो पाता है। जी जी तो फिर वो तमाम अपने को एकदम अपडेट करता है, और जी आगे सुनील जो जी है भट्ट जी जी बहुत तकनीकी अच्छा का विषय आपने लिया। हाँ उपयोग जो करता विषय है आपने वो। लिया है, हाँ जो आपने विषय लिया है वो न सिर्फ हमारी लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि अगर हम उसको बहुत ध्यान से विश्लेषण करें तो जो हमारी सामाजिक पर, आपने कहा ना कि जागृत करना है, नई चेतना लानी है, तो नई चेतना हाँ मुझे लगता है कि हमारे अंदर भी आनी बाकी है अभी, केवल मंगलू जागरिया के साथ नहीं, ये हमारे साथ भी बाकी है। एक हाँ जिस जब हम देखिए हम कई बार द्वंद में हैं, या हम कह सकते हैं दो अतिरेक में हैं हम लोग। एक तरफ तो हम क्या कहते हैं कि हम मानते हैं कि भाई देवता बगैर इनके बुलाए आएगा नहीं, देवता पवित्र है, देवी पवित्र है, लेकिन दूसरी तरफ हम इनसे दूरी बनाए रखते हैं, सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं इन लोक कलाकारों से, है ना। तो ये जागृति और ये चेतना तो हमारे अंदर भी आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर का इंसान सो गया है, हम देवता की पूजा कर रहे हैं, देवता को बुलाने वाले को हम हे समझते हैं, इसीलिए वो अपनी संस्कृति इसको परंपराओं से भी दूर जा रहे हैं वो लोग, क्योंकि अगर परंपरा में बिल्कुल। सम्मान नहीं मिलेगा, है ना, तो जी, ये जी आपकी कविता है। जी हाँ चले गए थे, हम आपके बदले विषय को जारी रखे हुए थे। हाँ मेरे ख्याल है आपकी उस पर शेफाली पांडे जी का मैं पढ़ लेता हूँ। शेफाली पांडे जी आपकी कविता के बारे में कह रही है, बोए जाते हैं पेड़ उग जाती है बेटियां, मैंने यह कविता एक मेडिकल स्टोर की दीवार से उतारी थी, यहीं से आपका परिचय प्राप्त हुआ, बहुत ही सुंदर कविता है, कवि को सादर नमस्कार। शेफाली पांडे जी हमारे कार्यक्रम में भी आई थी और हाँ हाँ शिक्षिका हैं, तो ये आपको इस कविता के आपको नमस्कार भी कह रही हैं। हाँ नमस्कार, धन्यवाद। हाँ ये कविता एक मेडिकल कंपनी ने छापी थी ये, जी उस पर बल्कि मेरा नाम नहीं था, तो काफी मित्रों से मुझे पता चला कि किसी कंपनी ने ये कविता छापी है। अच्छा 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 आ, वो कविता असल में मेरी जो बेटियां शीर्षक से 5 कविताओं की श्रृंखला थी, जी जी उसकी जी पहली पहली कविता थी ये। तो वो किसी कंपनी ने पोस्टर पे छाप दी थी, और जी बाद में 3 कविताएं मैंने और लिखी। तो जी बेटियां श्रृंखला से करीब 96-97 में ये कविताएं छपी थी मैंने पत्रिकाओं पढ़ी में, थी, और अच्छा तीन चार करीब कविताएं मैंने पढ़ी थी आपकी। हाँ हाँ हाँ। जी बाद में ये कविता और भी बहुत जगह छपी, कई लोगों ने जी पोस्टर बनाए, कई जी एनजीओ ने भी इस बहुत कविता सुंदर का उपयोग किया। तो आपकी जो बहुत रुचि सुंदर है, आप कविता भी लिखते हैं, आप गद्य भी लिखते हैं, आप लेख भी लिखते हैं, आप नाटक भी लिखते हैं, आपकी अधिक आनंद किसमें आता है आपको, या सब में बराबर आता है?
ये जो है बड़ा मुश्किल सा है कहना। अटवाल लगभग जी, लगभग हाँ भट्ट जी, जब तक हाँ आपका ये भट्ट नेटवर्क सही नहीं होता तब तक हम जारी रखेंगे चीजों को कविता ना। हाँ हाँ, वो आपका आपका नेटवर्क कट जा रहा है तब तक कहते मैं। हैं बेटे। हाँ, आपका नेटवर्क जी कट की रहा है। प्रॉब्लम। हाँ हटवा दी, तब तक हम चर्चा जारी रखते हैं। तो आपको हाँ हाँ भाई एक चीज ऐसी होती है ना कि हम बहुत सारी चीजें वो करते हैं, लेकिन एक आनंद, हाँ किसी में ज्यादा आनंद आता है। हाँ 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 असल में अब ये ऐसा थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन शुरुआत में मैं कविता ही लिखता था। शुरुआत मैंने कविता से की, लेकिन कहानियाँ भी मैं लिखता रहा हूँ। कहानियाँ लिखने में भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा जी आता है कहानियों में। जी नाटक लिखने में भी मुझे अच्छा लगता है। जी लेकिन इस बीच क्या हुआ कि मैं जैसे इससे पहले 2010 तक मैं गोपेश्वर में ही जी था, मैं पहाड़ों में ही था समझिए। 10 में मैं जी इधर आया देहरादून में। उससे पहले मैं चमोली में रहा, सारी सेवाएं, सारी पढ़ाई मेरी चमोली में ही हुई। तो वहाँ पर लोक साहित्य के संग्रह में भी की तरफ भी मैं बढ़ा। जी लोक साहित्य का संग्रह करना और अ, लोक पर जो लोक उत्सव हैं, लोक परंपराएं हैं, इन पर लिखना। जी तो जब मैं उस काम में लगा तो इधर कविता, कहानी, नाटकों को लिखने का सिलसिला थोड़ा कम हुआ। तो फिर मेरा अधिकांश समय लोक साहित्य के संग्रह में और इसमें गया, और जी छुटपुट रूप से कहानी, कविताएं लिखने का काम भी जारी रहा। तो जी जी अच्छा मुझे इन सभी विधाओं में लगता है। असल में जब अच्छा लगता है तभी जी ये जी चीजें सब अपनी तरफ आकर्षित करती है। जी और शायद ये कुछ ऐसा होता होगा, अलग अलग चीजें, कुछ लोग किसी एक विधा में अपने आप को डुबा के रखते हैं, लेकिन मुझे ठीक लगता है थोड़ा थोड़ा अपने मन की मौज के हिसाब से जी मन चीजों की को मौज। करना। तो जोशी जी बहुत आप सही। ये था वैसे कहानी। हाँ जोशी जी आप कुछ पूछना कहानी, चाहेंगे? नाटक। नहीं, हाँ भट्ट जी सदैव हो गए। वो भट्ट जी की आवाज नहीं आ रही है, भट्ट जी सदे हो गए, आकाशवाणी बंद है उनकी। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर उनका, तो आप नहीं नहीं, तो वो तब संगीत तक। सुन रहे। तो कविता सुनना चाह रहा हूँ, बोए हाँ जाते हैं। हाँ अटवाल हाँ जी, वो कविता अपने दर्शकों को सुना दीजिए सर, बोए जाते हैं बेटे। बहुत हाँ शानदार कविता कविता, है, जी, हाँ कविता सुना दीजिए सुनाता सर। हूँ मैं। हाँ, आप इनको फुल स्क्रीन पे ले बोए आइए, जाते हैं बेटे। फुल स्क्रीन में ले आइए इनको। इनको पूरे स्क्रीन पे ले आइए। आज भट्टी का नेटवर्क कुछ कोई बात कमजोर नहीं, हम चल जारी रहा है। रखेंगे, हम जारी रखेंगे। हाँ आप कविता जारी रखिए, आपकी हमारी आवाजें आ रही हैं, आप जारी रखिए, हाँ, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। हाँ 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 जी बोए जाते हैं बेटे हम्म, और उगाती है बेटियां। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बोए बात। जाते हैं बेटे और उगाती है बेटियां। खाद पानी बेटों में लहलहाती है बेटियां। खाद पानी बेटों में और लहलहाती है बेटियां। क्या एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे। एवरेस्ट बात। की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती हैं बेटियां। एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती है बेटियां। जीवन तो बेटों का है पर मर मिटती हैं बेटियां। बहुत 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 बढ़िया बात की। बहुत सही। बहुत अच्छी। साधुवाद साधुवाद। एक धन्यवाद। इस बेटियां कविता श्रृंखला से एक आध कविताएं मैं और सुनाना चाहूंगा। जी एक कविता थी इसी श्रृंखला, बेटियां एक, दो, बेटियां तीन, बेटियां चार, इस तरह से उस समय मैंने लिखी थी और छपी भी थी कई जगह। दूसरी कविता है बेटियां। पिछले कई वर्षों से किसी ने नहीं चाहा कि हमारी बेटियां हों। पिछले कुछ वर्षों से किसी ने नहीं चाहा कि हमारी बेटियां हों। इस तरह हमने बिना युद्ध, प्रलय और महामारी के इंसानों के समाप्त होने की कल्पना कर दी। इस तरह हमने बिना युद्ध, प्रलय और महामारी के इस धरती पर इंसानों के समाप्त होने की कल्पना कर दी। मगर
इसे रोक दिया बेटियों ने, मगर इसे रोक दिया बेटियों ने खुद ब खुद पैदा होकर, मगर इसे रोक दिया बेटियों ने खुद ब खुद पैदा होकर। एक इसी श्रृंखला से एक और कविता थी, इस धरती पर हवा, पानी और मिट्टी की तरह सर्वत्र हैं बेटियां। इस धरती पर हवा, पानी और मिट्टी की तरह सर्वत्र है बेटियां, बिना अपने न होने की भयावहता का एहसास कराए हुए, बिना अपने न होने की भयावहता का एहसास कराए। बहुत तो बढ़िया। ये कविता है। धन्यवाद। तो हटवाल जी, आप हाँ, किस विषय के मतलब मूलतः आप किस विषय के अध्यापक हैं? मैं सामान्य हूँ, सामान्य विषय से है मेरा, सामाजिक जनगण सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। अच्छा अच्छा, इसीलिए आप सामाजिक उस पर ज्यादा कविता लिखते हैं। हाँ 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 आपका विषय भी आपकी रुचि के हिसाब से, आप ये विषय आपने हाँ अपनी रुचि के हाँ। हिसाब से चुना या रुचि के हिसाब से विषय लिया? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा असल में जब मेरी पढ़ाई जब थी तब ऐसे रुचि के हिसाब से विषय का चयन थोड़ा सा नहीं हो पाता था। हाँ तो जी। जो विषय रहते थे, जो विषय मिलते थे वो ले लेते थे। ऐसा कोई कैरियर बनाने का जैसा इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था उस समय, स्कूल ही उसमें। मेरी आप ड्राइंग में बहुत रुचि रही है। मैं बेसिकली ड्राइंग टीचर ही के रूप में अच्छा अच्छा। नियुक्ति मिली मुझे। हाँ, जी जी तो ड्राइंग में मेरी रुचि रही, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मैं 9th में गया जी और उस समय हमारे स्कूल में गडोरा, जीआईसी गडोरा में, जी। उस समय वहां पर ड्राइंग का जो ऑप्शन था वो इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। तो हाँ, और बाकी दूसरे विषय थे। हाँ, तो हाँ। उसमें क्या था कि मैं जूनियर हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, तो जूनियर हाई स्कूल से मैं इंटर हाई स्कूल था तब गडोरा में। तो हाँ, हाई हाँ, स्कूल में जाना एक बड़ी बात होती थी। हाँ, हाँ। तो वहां पर मैं जो ठीक बच्चे थे पढ़ाई में ठीक ठाक, वो इकोनॉमिक्स एक नया शब्द भी था और नया विषय भी था। तो जी वो जी इकोनॉमिक्स में बैठ गए, तो मैं भी इकोनॉमिक्स में बैठ गया। और जी जो जी थोड़ा पीयर प्रेशर होता है। अपने को कमजोर समझते थे वो ड्राइंग में बैठ गए। तो जी जी। मुझे लगा कि यार मैं कहीं मुझे लोग कमजोर बच्चा ना समझे, तो मैं हाँ ड्राइंग में हाँ। नहीं गया। पीयर मैं प्रेशर होता इकोनॉमिक्स में बैठा रहा। और होता भी अच्छा। था ऐसी, जब गुरुजी लोग विषय देते थे ना, जी जी तो जी। इकोनॉमिक्स में बहुत बच्चे बैठे हुए थे। हाँ तो हाँ। अब जो इकोनॉमिक्स के गुरुजी थे उनको चयन करना था कुछ बच्चों का। तो वो उन्होंने एक परिभाषा वगैरह याद कर रहे खुद ही बच्चों को, जो इस परिभाषा को सुनाएगा उसको इकोनॉमिक्स में मिलेगा, और जो नहीं सुनाएगा वो साले सारे ड्राइंग में जाएंगे। इस तरह का उनका ऐलान ऐलान था। तो हुआ क्या कि मैंने भी सुना दी। अब जिन्होंने नहीं जी सुनाई, तो जी उस जमाने में पिटाई वगैरह तो होती थी, बहुत सामान्य सी बात थी। क्या जी तो जी। बात उनको थोड़ा मार वार करके कि चले साले ड्राइंग में जाओ, बड़े आ गए या इकोनॉमिक्स वाले, जी इस तरह का। तो मेरी जो है ड्राइंग लेने की मतलब हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा यार लोग है। बोलेंगे ये कुछ नहीं आता इसको। ये छोटी छोटी चीज है। और उसके बाद हाई स्कूल करके मैं इंटर में जब जोशी मठ गया, सीमांत उस वक्त का इंटर कॉलेज जी था वो, जी जी। बॉर्डर एरिया का सबसे आखिरी इंटर कॉलेज भारत का। हाँ, अब मेरे उसके बावजूद मेरे मन में ड्राइंग विषय लेने की बहुत उत्कंठा थी, मेरा ड्राइंग बहुत जी। अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। लेकिन वहाँ इंटर में ड्राइंग विषय था ही नहीं। जी जी वहाँ इंटर में ड्राइंग नहीं था। फिर आगे तब भी मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मैं आगे, मैंने बीए की पढ़ाई गोपेश्वर में की, वहां जी। भी ड्राइंग विषय नहीं था। तो बस आपने चलता रहता है ऐसी ऐसे। रहा। एक मजेदार बात मुझे याद आ गई, हंसी आ गया जब आपने कहा ना, क्या कहते हैं कि दो चीजें आपने कही कि आपका ये हाँ शौक वगैरह जो भी चीजें होती है सामाजिक चीज, तो अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू कैन मेक योर हॉबी कन्वर्ट योर हॉबीज इनटू प्रोफेशन, तो आप सबसे लकी आदमी है दुनिया में। होता क्या है ना कि हमारी हॉबी हाँ, कुछ और होती है, शौक कुछ होता है, करते कुछ और है। तो आप उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में बिल्कुल। से हैं कि जिनका शौक और कार्य एक जैसा हो गया है। हाँ, लेकिन हाँ तब भी जो है बड़ा एक आगे मैं
जैसे बीए इंटर वगैरह करते करते कुछ ऐसा जैसा लगने लगा था मुझे कि साहित्य अच्छी चीज है और वो है, लेकिन आगे फिर मैं ऐसा कोई साहित्यिक विषय भी नहीं ले पाया। जी। तो और ऐसा जो भी कुछ है। आपने कहा ना कि दो विकल्प थे आपके पास में, कला या इकोनॉमिक्स। तो हाँ समाज भी ऐसे ही है साहब, जो कलाकार होता है वो हाँ व्यापार नहीं करता है, दोनों बिल्कुल। एक्सट्रीम एंड है। अब जो व्यापारी होता है वो हाँ उसको कला समझ में नहीं आती, उसको क्या पता तो ये हाँ आपने बातों आपको बातों में हाँ सहज आपको को। हाँ, हाँ जोशी जी कुछ आपको कहिए। आपको कौन से लेखक पसंद है, किनको आपने सबसे अधिक पढ़ा? आ, हिंदी में तो जैसे कहानियों में मुझे शैलेश मटियानी, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद तो खैर है ही, फेवरेट थे? यशपाल को भी मैंने पढ़ा है। और बाकी जैसे मैंने लोक साहित्य पे कार्य किया तो लोक साहित्य में सबसे ज्यादा मुझे जो प्रभावित किया गोविंद चातक ने किया है। गोविंद चातक का काम लोक साहित्य, गढ़वाल के लोक साहित्य के फील्ड में काफी अच्छा काम है। तो बाकी को, उन्होंने को, इस को, नाटक भी लिखे हैं स्थानीय कोई स्तर ऐसी पे। कहानी, कोई ऐसी घटना जो आपको बिल्कुल मन में, जिसमें आपने छाप छोड़ी हो? घटना माने मेरे जीवन की घटना। जी 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 जी, जिसने आपको प्रेरित किया लिखने के लिए, या कन्वर्ट होता है ना, वो ऊपर हाँ से आता है। हाँ हाँ मैंने हाँ बहुत सारे कलाकारों से पूछा, कवियों से पूछा कि आपको प्रेरणा कैसे मिलती है, कैसे लिख पाते हैं आप इतना अच्छा, तो ये कहते हैं जी ऊपर से ही हाँ आते हैं ये तो सब, ये सब ईश्वरीय वरदान है, सरस्वती का वरदान है, दिखता नहीं है। कल्टीवेट कुछ हद हाँ तक तो आप कर सकते हो, लेकिन वो हाँ सरस्वती का दैवी कृपा होती है कलाकार कैनॉट पे, आप जैसे कवियों पे। इम्पोज्ड अपॉन, ये आपका सेल्फ से आता हाँ है, इट कैनॉट बी इम्पोज्ड हाँ अपॉन। हाँ हाँ हाँ। ये असल में लिखना मैंने जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं ड्राइंग करता था गांव में, नाटक वगैरह में मेरी रुचि थी, नाटक वगैरह में भाग लेता था मैं। और कोई जैसे गोपेश्वर में डिग्री कॉलेज में पढ़ने तक भी मैंने कुछ लिखा नहीं। जब मैं असल में जब मैं शिक्षक बन गया, अ, मुख्य रूप से मेरा लेखन तभी शुरू हुआ। तो एक तो मुझे जैसे कोई कोई ऐसी विशेष घटना मुझे याद नहीं आ रही कि जिस घटना के बाद मैं लेखक बन गया। ये चलता रहा मन में, अंतर्द्वंद हाँ एक तरह का, छुटपुट रूप से मैं कोशिश करता रहा लिखने की। लेकिन मुझे ये जो बेटियां कविता है, इसका मुझे थोड़ा सा ध्यान है। जब मैं छिनका में था, अध्यापक था मैं, टीचर, तो मैं वहां पर मैं हिंदी भी पढ़ाता था। कक्षा 6 में या 7 में शायद मैं एक दिन हिंदी पढ़ा रहा था। तो हिंदी में एक पाठ है राखी, कक्षा 6 में रखी। है शायद वो, रक्षाबंधन ऐसा कुछ हम्म पाठ है। तो मैं क्लास में गया तो कक्षा में को एजुकेशन है वहाँ पे, अभी भी हमारे उत्तराखंड के कई विद्यालयों में। तो जो जैसे पहले की जो बैठक व्यवस्था होती थी, जो अच्छे बच्चे थे वो एक तरफ लड़कियां बैठी रहती, एक तरफ लड़के बैठे रहते। तो जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में वो आगे से बैठे रहते। तो मैंने क्लास में गया मैं, तो जैसे आमतौर पे पढ़ाने का एक मेथड होता है, तो मैंने शुरू किया कि आप लोग रक्षाबंधन त्योहार के बारे में तो जानते होंगे। सभी बच्चों से पूछा मैंने, सबने कहा हाँ जी जानते हैं सर, जानते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं इस दिन? उन्होंने कहा राखी बांधते हैं। मैंने कहा कौन बांधता है राखी? कि बहन जो है भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती है। तो मैंने फिर बालिकाओं से पूछा कि, मैंने कहा आप लोग भी बांधते हैं राखी? तो सबने कहा जी बांधते हैं। एक बच्ची जो सबसे आगे में बैठी थी वो चुप रही। अब वो चुप रही तो वो पढ़ने में बहुत होशियार थी वो, तो वो उसने जी नहीं बोला। तो मैंने उससे कहा अरे, मैंने कहा तुम नहीं मानती है क्या? तो वो चुपचाप रही। तो बगल में, उसके बगल में जो लड़की बैठी थी, उसने कहा मुझसे कि सर इसके भाई नहीं। अब मेरे लिए ये सब सवाल जवाब जो है निरर्थक हो गए। मुझे एक ये महसूस होने लगा, मैंने कहा यार मैंने इस तरह के सवाल क्यों पूछे बच्चों से। हुआ मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा बहन वो तो इतनी अच्छी है पढ़ने में कि वो तो किसी भाई से कम नहीं। मैंने थोड़ा बात को संभालने की कोशिश की।
उसके चौथे पांचवें, वो रोज स्कूल आती थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने में। चौथे पांचवें दिन वो स्कूल नहीं आई। जी अरे मैंने कहा आजकल, पहले दिन नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं आई, तो मैंने कहा आजकल ये क्या नाम था उसका, शांति या कुछ ऐसा नाम था, मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं आ रही है आजकल। तो उन्हीं बालिकाओं ने कहा कि जी उसका भाई हो गया। जी अब मैंने कहा भाई हो गया, भाई हो गया कि जी। अब जैसे कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था पूछने के लिए, मतलब अंडरस्टूड था कि वो स्कूल नहीं आएगी। और वो 5-6 दिन तक स्कूल नहीं आई। और मैंने एक दिन देखा, मैं स्कूल से निकल रहा था तो कमरा उसका थोड़ा सा रास्ते के अगल बगल था। शायद 8 9वें 10वें दिन, 6-7 दिन तक, 7-8 दिन तक स्कूल नहीं आई। घर में रही, घर में बाई की देखभाल, खाना पीना। वो उस दिन नामकरण था जिस दिन, तो उस दिन उसका मतलब उसकी व्यस्तता देखने लायक थी। मतलब उसकी खुशियाँ, उसका जो घर के लिए जो समर्पण है, जी एक जी जी अजीब सा मुझे लगा। कई दिनों तक मैं, शायद वो मेरे अंदर वो घटना बैठ सी गई। जी और फिर मुझे लगता है ये कविताएं कुछ इस तरह की मेरे प्रस्फुटित हुई। मन पे आई। हाँ, प्रस्फुटित हुई। तो तब ये पूरी मैंने एक बेटियां कविता सीरीज सीरीज पूरी लिखी थी। हाँ। थोड़ा इंस्पिरेशन विशेष। सर मिलता है। अडवाणी जी, आप अब आ अगर गए। मुझे सुन पा रहे हो तो हाँ। एक सुन रहे हैं अभी। आपकी किताब है चाचरी जमाको। हाँ। वो फिर कट गए भैया हैं। भटजी को दर्शन दो। कोई बात नहीं, हम मैं इसको तो सर रिपीट कर हम देता हूँ। चाहेंगे कि एक तो चाचरी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा, तो लोकगीत है, और उसका के बारे में थोड़ा सा। हम्म, हम्म। हाँ ठीक। हाँ, मैं समझ गया हूँ, आपकी आवाज पूरी तो नहीं आ रही है। जी जी। लेकिन हाँ, चांचरी झमाको किताब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो असल में क्या हुआ कि जब मैं चमोली में था, इंटर कॉलेज छिलका में था, तो उस समय थोड़ा सा वहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक साहित्य की तरफ मैं आकर्षित हुआ। उस अवधि में मैंने जो पूर्ववर्ती जो साहित्यकार थे, लोक साहित्य पर जिन्होंने काम किया था, गोविंद चातक, मोहनलाल बाबुलकर, शिवानंद नौटियाल जी, इधर से त्रिलोचन पांडे, कुमाऊं से देव सिंह पोखरिया जी, इनकी किताबों को पढ़ने का अवसर मिला। तो मुझे लगा कि यार इस तरह का लोक साहित्य का संग्रह मुझे भी करना चाहिए। और वहाँ पे गोविंद चातक की जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोकगीत हैं जो अभी संग्रहित होने बाकी हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, उससे पहले मैं कविताएं, कहानियां, लेख आदि लिखता था। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी कविताएं, अपने गीत लिख रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही अगर मैंने यहाँ पर, यहाँ के समाज में, उत्तराखंड में, गढ़वाल में और चमोली में जो लोक गीत बिखरे पड़े हैं वर्षों वर्षों से, जिनको लोग गा रहे हैं और जो हमारी एक बहुत अमूल्य निधि है, अगर मैंने उनको समय रहते संग्रहित नहीं किया तो वो समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जी तो फिर मैंने गीतों का संग्रह शुरू किया। उसमें जब मैंने पूर्ववर्ती जो संग्रहकर्ता विद्वान थे उनको पढ़ा, तो जैसे गोविंद चातक जी ने लोकगीतों का बहुत अच्छा संग्रह किया है, लोकगीतों का, लोक गाथाओं का। और भी संग्रहकर्ताओं ने लोकगीतों के संग्रह किए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक, अब इससे थोड़ा एक आगे का कदम, कि लोक गीतों की जो अलग अलग विधाएं हैं, जैसे बाजूबंद है, छपेली है, चाचरी है, तो इनमें से एक जो विधा चाचरी है, उसके अंतर्गत जो गीत आते हैं जी उनका संग्रह करना चाहिए। और उस दौर में और आज भी आपने महसूस किया होगा कि पूरे उत्तराखंड में जो चाचरी, जिसको कुमाऊं में चाचरी कहते हैं, हमारे इधर चाचड़ी कहते हैं, तो खड़िया भी कहा जाता है। ये जो लोक नृत्य है, ये जी सबसे ज्यादा प्रचलित है आज भी। जिसको हाथ पकड़ करके गोल घेरे में उसका नृत्य करते हैं, गोल गोल घूमते हुए। और उसमें जो गीत गाए जाते हैं उनको चांचड़ी गीत या खड़िया गीत कहा जाता है।
तो मैंने निश्चय किया कि मैं इन गीतों का संग्रह करूँगा। जहाँ भी नृत्य करते हुए ये गीत लगाए जाते थे, तो मैं वहाँ जाकर के रिकॉर्ड वगैरह उनको कर लेता। जी। अ, फिर करते काफ़ी मैंने जब संग्रह किया तो पूर्व पहले तो मेरा लक्ष्य ये था कि मैं संग्रह करके लोकगीत संग्रह करूँगा, प्रकाशित करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा। लेकिन वो संग्रह करते-करते उन गीतों को सुनते हुए उस नृत्य को असल में जो चाँचरी जो शब्द है, जी। हाँ, मैं यही पूछना ये एक गीतों मिनट टोकूँगा मैं। 1 मिनट हाँ, 1 मिनट के लिए आपको बाधा दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हमारे हाँ, बहुत हाँ, सारे जो हाँ। श्रोता दर्शक हैं, ये अन्य राज्यों से भी हैं। तो जो ये चाँचरी, बाजूबंद इनके बीच में जो थोड़ा फ़र्क भी होगा ना, वो भी अगर आप समझाएँगे तो उनको अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे कार्यक्रम को गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र और बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जो कुमाऊं के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरह की चीजों को नहीं जानते हैं लोग, या जो मैदानी क्षेत्रों के लोग हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में अगर आप बताएंगे तो थोड़ा दर्शकों को और उनका और लाभ होगा। हाँ, अब जैसे चाँचड़ी है तो चाँचरी जो शब्द है चाँचरी शब्द, ये जी उत्तराखंड में लोक नृत्य तथा गीत जी। दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा। अगर हम नृत्य की बात करें तो इसमें प्रायः लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर लगभग गोलाकार में घूमते जी हुए नृत्य करते हैं और इसमें जो गीत गाए जाते हैं उसको चाँचड़ी गीत कहा जाता है। पूरे उत्तराखंड में इस गीत नृत्य को इसको हम गीत नृत्य भी कह सकते हैं जी और इसमें जो गाए जाने वाले गीत हैं उनको नृत्य गीत कहा जा सकता है। तो इस नृत्य के लिए और इन गीतों के लिए खड़िया और झुमेलो, दाकुड़ी, झोड़ा लगभग ये मिलते-जुलते हैं ये, थोड़ा ये बहुत क्षेत्रों में नाम अलग अलग भौगोलिक हो गया, नाम हाँ, क्षेत्र हाँ। क्षेत्र लेकिन बदल ये गए। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम इसके जी लिए नामों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जी मूल रूप से ये एक ही नृत्य के क्षेत्रानुसार थोड़ी-सी विविधता लिए हुए अलग-अलग रूप हैं। जी जी। तो ऐसा मैंने जब मैंने गीतों का संग्रह किया था, उस संग्रह के दौरान ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैंने कुछ यात्राएँ भी की कुछ इधर-उधर मंचीय प्रस्तुतियों को भी देखा, कोशिश की इसको समझने की। तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये लोक नृत्य और ये लोकगीत उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य और सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत हैं, जिनका जी उपयोग भी और ये गीत ऐसे गीत हैं जिनका प्रायः जी उपयोग आज भी होता चला आ रहा है। मंचों पर भी इसकी प्रस्तुतियाँ होती हैं और अब तो आज तो यूट्यूब का ज़माना है, तो ये जो चाँचरी नृत्य गीत हैं, इनको गीत के रूप में नए जो कलाकार हैं वो गा रहे हैं, इनको यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो इनका संग्रह किया और जब मैं संग्रह प्रकाशित कर रहा था, तो जो इन गीतों को लेकर के, इस नृत्य को लेकर के मेरा जो दृष्टिकोण बना और उसके लिए मैंने पूर्व के संग्रहकर्ता जो विद्वान लोक साहित्य पे जिन्होंने लिखा, उनकी किताबें भी पढ़ी। तो उनका जो दृष्टिकोण था, उसके आलोक में मैंने जो अनुभव प्राप्त किए थे इस नृत्य को लेकर के, इन गीतों को लेकर के, उसको भी मैंने किताब के 2 खंड है मेरी जो किताब है चाचरी जमाको पुस्तक। इसमें एक खंड में तो गीत हैं, वो लोकगीत हैं सारे और दूसरे खंड में इन लोकगीतों के बारे में और इस लोक नृत्य के बारे में मेरा अपना एक दृष्टिकोण है। तो वो मैंने प्रकाशित किया। कुछ दर्शकों ने किताब पढ़ी है, कुछ दर्शकों हाँ, ने इस किताब को पढ़ा है, वो लिख रहे हैं कि बहुत लाजवाब पुस्तकें हैं। मोहन चौहान जी हैं, वो लिख रहे हैं कि चाचरी हाँ। झमाको पहाड़ के लोक नृत्य लोकगीतों पे लाजवाब पुस्तक है। हाँ, चौहान जी ने पढ़ी है वो, चौहान जी से मेरी इस पे काफ़ी चर्चा भी होती रही है। काफ़ी अच्छा। उसके बाद पाठकों ने उस किताब को काफ़ी पसंद किया जी और उसमें जो लोकगीत थे, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि उस दौरान हम लोग कई बार गोष्ठियों में, चर्चाओं में इस बात पर बड़ी चर्चा करते थे, बहुत चिंता भी करते थे कि जो हमारे लोकगीत हैं, वो लगभग बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं और जी जी विलुप्त हो जब गई। संग्रह वगैरह हम लोग कोशिश करते थे संग्रह निकालने की, दूसरे विद्वानों ने भी संग्रह प्रकाशित किए थे। तो उसमें एक चिंता ये बनी रहती थी कि किताबों में तो हम गीतों को प्रिंट कर लेंगे,
लेकिन हमारे समाज से ये गीत बहुत तेजी से प्रयोग से बाहर हुए हैं। और असल विजय तब है, असल लाभ तब है जब ये गीत सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि किताबों के साथ साथ हमारे लोक जीवन में भी जिंदा रहे। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी किताब प्रकाशित होने के बाद जो नए बहुत सारे जो गायक हैं, लोक गायक हैं, उन्होंने उन गीतों को गाया, फिर से अपनी आवाज में उनको पुनर्जीवित किया, फिर से गाया। जैसे गढ़वाल में किशन महिपाल हैं, काफी लोकप्रिय लोक गायक है, इन्होंने काफी गीत उस संग्रह से गाए जो काफी बहुत पॉपुलर हुए। वो काफी नरेंद्र सिंह नेगी जो बहुत बड़े कलाकार हैं पूरे उत्तराखंड के, इन्होंने मेरे संग्रह के 8 गीत गाए जब कैसेट का जमाना था 2003 में। तो पूरी एक कैसेट उन लोकगीतों पे थी, तो वो लोकगीत उस वक्त काफी प्रसिद्ध हुए। तो एक तरह से संग्रह के द्वारा किताब में आए, किताब के बाद फिर जो आधुनिक जो हमारे नए लोक गायक हैं उन्होंने उसको गाया मूल धुनों के साथ, जो मुख्य उसका मूल तत्व होते हैं उसके साथ, और वो फिर से वो गीत समाज में पुनर्स्थापित हुए। तो ये थोड़ा सा उस किताब जी मैं थोड़ा सा आपको, यहाँ नेटवर्क की आज मेरे साथ प्रॉब्लम है। जोशी सर का सवाल अभी हम लेंगे। मैं सर हाँ फिर चले गए। आप टाइप कर दिए सवाल और आपके भट्ट जी, अगली बार अगर आप टाइप कर देंगे हम पढ़ लेंगे। आपने गढ़वाल के भट्ट जी आप टाइप कर दिए सवाल को, हम पढ़ के बता देंगे उनको। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ, एक मैं उस किताब के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। पवाड़े पर आपने किताब लिखी है, पवाड़े बीड़ जाता है गढ़वाल की 10 पवाड़े आपने लिखे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सर हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताइएगा पवाड़ों पर। हाँ, पवाड़ों पर वो किताब तो नहीं है, लेकिन एक बार आकाशवाणी से कुछ इस तरह का आया था हमको कि आप पवाड़ों पर आधारित कुछ नाट्य लिखिए। तो वो जो पवाड़े जो हमारे यहाँ इधर प्रचलित थे और जिनका संग्रह पूर्व संग्रहकर्ताओं ने किया था, उन पवाड़ों के आधार पर मैंने जो है 10 पवाड़ों को चुना और उसके आधार पे उनका नाट्य रूपांतरण किया था। तो वो आकाशवाणी से प्रसारित हुए थे वो नाट्य रूपांतरण, पवाड़ों के नाट्य रूपांतरण। तो उसमें और भी साथी थे, सबने अलग अलग इस तरह के पवाड़ों का नाट्य रूपांतरण लिखे थे। उसमें जैसे तीलू रोतेली है और जो पवाड़े प्रचलित हैं हमारे यहाँ गढ़वाल में, उनके पवाड़ों पे का नाट्य रूपांतरण लिखा था। तुम केश भी विदेह हो गए जी सर, एक और बात मैं आपसे और जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने नंदा देवी पर मां नंदा पर और उनकी राजा जी नंदा पर सर आपने बहुत बड़ा काम किया, मां नंदा पर, और राजात पर आपने बहुत सारा काम किया, नृत्य नाटिका लिखी, किताबें लिखी, गीत लिखे, और आपका एक नृत्य नाटिका थी नंदा की पहली जात, उस पर एक फिल्म भी बनी और वो बहुत लाजवाब फिल्म थी, मैंने खुद भी देखी और जिसको भी मैंने देखी उनको बहुत पसंद आई। तो सर नंदा के जो लोक परंपरा है, नंदा के जागर है, उसमें आपने काफी काम किया। तो मैं चाहूंगा आप, चूंकि इस कार्यक्रम को देश भर से दर्शक देख रहे हैं, तो नंदा का जो स्वरूप है उस अभी चल रहा है, अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मैं थोड़ी देर में बात कर लूं आपसे। के जो जागरों की परंपरा है और जो हाँ, वो अब आपका आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं नंदा देवी उत्तराखंड की लोक देवी है। और नंदा की जो परंपरा है, नंदा का जो एक हम इसको मिथक भी कह सकते हैं, नंदा का मिथक पूरे उत्तराखंड में प्रचलित है, पूरे
उत्तराखंड में, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल में। और चूंकि ये लोक देवी है, स्थानीय देवी है, तो जैसा कि होता है, नंदा का मिथक नंदा के जागरों में एग्जिस्ट करता है। नंदा के जो जागर हैं, पूरे उत्तराखंड में प्रचलित जो जागर हैं, उनमें ये नंदा देवी की पूरी कथा कही जाती है। नंदा कौन थी, कहाँ उसका जन्म हुआ। जैसा कि सभी मिथकों के साथ होता है, सभी लोक देवियां, लोक देवताओं के साथ होता है कि धीरे धीरे लोक देवता या लोक देवियां जो हमारे मुख्य धारा की जो मुख्य धर्म है, उसके देवताओं से और उसकी देवियों के निकट वो आने लगती है। ऐसी नंदा के मिथक के साथ भी कमोबेश होता रहा है कि नंदा को उत्तराखंड में पार्वती या सती इस तरह धीरे धीरे माना जाने का भी एक चलन होता रहा है। लेकिन नंदा का पूरे उत्तराखंड में एक अपना अलग तरह का अस्तित्व है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वो नंदा का जो मिथक है, नंदा देवी का जो मिथक है, जो नंदा का उद्भव है और जो ये पूरी नंदा की कथा है, ये उत्तराखंड के जो महिलाएं हैं, महिला विषयक, ये पहला मैं लोक चरित्र इसको कह सकता हूँ। क्योंकि इस पूरी नंदा की परंपरा में, नंदा की पूरी गाथा में, नंदा के पूरे जागरों में यहाँ की महिलाओं ने नंदा को माध्यम चुन करके, नंदा के माध्यम से या नंदा के चरित्र के माध्यम से अपने मन की सारी व्यथाएं, सारी की सारी मुश्किलें, सारी की सारी खुशियां और सारी की सारी कल्पनाएं नंदा के चरित्र के माध्यम से जागरों में पिरो दी। ये जो मैंने जागरों का अध्ययन किया, जागरों का जो संग्रह किया, वो लगभग मुझे ऐसा जैसा लगा। आपने महसूस किया होगा कि नंदा देवी के जो जागर हैं और नंदा के बारे में जो लोक विश्वास है, उसमें कई तरह के विरोधाभास भी हमको देखने सुनने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कई बार लोक में और जागरों में नंदा देवी को राजकुमारी कहा जाता है। कई बार जागरों में, लोक विश्वासों में महिलाओं द्वारा नंदा का ऐसा वर्णन किया जाता है कि वो बहुत गरीब है और वो भंग फूके जोगी को ब्याही गई है, उसके घर में खाने पीने की कमी है, मुश्किलें हैं, कैलाश में वो रहती है, यानी कि प्रतिकूल भौगोलिक वातावरण में, कठिन भौगोलिक वातावरण में वो रहती है और वहाँ वो जीवित रहती है। उसको मायके की याद आ रही है, उसके पास खाना नहीं है। कई बार इन जागरों में, नंदा के मिथक में, उसको एक महिला को अपने मायके न बुलाए जाने के कारण जो अपमान महसूस होता है, जो दुख महसूस होता है, वो भी यहाँ की महिलाओं ने नंदा के चरित्र के माध्यम से जागरों में पिरोया है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित प्रसंग है, जब नंदा देवी कैलाश में होती है, तो वो शिव को कहती है कि 4 दिन स्वामी भी मैं थोड़ा जाए लो न्यारा मेती मुल्क को कारी जो वो शिव से 4 दिन के लिए मायके जाने का आग्रह करती है। और शिव नंदा से कहते हैं कि रात दिन नंदा त्योर गौरा त्योरो कनु में तो गयो, रात दिन तू क्या क्या ये मायके मायके करती है, क्यूनी को सिंदूरा तू सुकर्ण नहीं देती। कल ही तो तू मायके गई थी, तेरे सूंद में, तेरी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, अभी तो वैसी ताजा है, और फिर तू मायके जाने की बात करती है। ये संवाद यहाँ की महिलाओं के अपने दर्द हैं और उन्होंने इस दर्द को नंदा और शिव के माध्यम से अभिव्यक्ति दी। इसी प्रकार कई बार इन जागरों में नंदा को एक राजकुमारी के रूप में भी दिखाया जाता है कि नंदा
का अतोलु भंडार निके मोग धरोलो, मेरा बहुत बड़ा भंडार है, मैं मायके जी जाऊंगी तो ये किसके पास छोड़ूंगी। मेरे गाय हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा भैंस है, मेरे फसल पात हैं, मैं मायके चले जाऊंगी तो ये मैं किसके पास, मतलब शिव कहते हैं कि ये तू किसके पास रखेगी। ये जो है ये सब अब यहाँ पर स्त्रियों ने जो झेला है, जो देखा है, उन्होंने जीवन में जिस मुश्किल की समस्या का सामना किया है, उन मुश्किलों को वो इन जागरों में लेके आई है। और तमाम जागरों की जो पंक्तियां हैं, इसमें इसमें ये भी हमको देखने को मिलता है, महिलाओं ने, यहाँ की महिलाओं ने ऐसी भी कल्पना की है जो जैसा जीवन वो जीना चाहती है। जैसे जागरों में जब नंदा बहुत का सही बात कर ब्याह रहे हैं होता है, और बिल्कुल सही नंदा का जब ब्याह होता है और वो ससुराल को तैयार होती है, तो वहां पर कई पंक्तियां ऐसी भी है कि पेटण बेटी के त्योरो स्वन्योरु जमवाण, तेरा सोने का लदा हुआ जो डोला है, विवाह का डोला, वो तैयार होने लग गया है। कई बार लोग मुझसे पेटण बेटी का त्यारा भाई बिन सर है, तेरे भाई जो हैं तेरे साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हैं, तेरे जो नौकर चाकर हैं, तेरे जो सेवक हैं, तेरी जो सेवकाएं हैं, वो तेरी सेवा के लिए तैयार हैं। कई बार मैंने जब इस पे मैं काम कर रहा था और मैं इसका संग्रह कर रहा था, तो लोगों ने पूछते थे मुझसे ये सवाल कि यार आप तो नंदा की बात कर रहे हैं, तो क्या नंदा इतनी कहीं पर तो जागरों में ये है कि घाघरी फाटी के घुन माथ पहुंची गए और आंगुड़ी फाटी के क्वेन माथ पहुंची गई। तेरी घाघरी फट करके घुटनों के ऊपर तक चली गई है, फट फट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और ये तेरी स्थिति है। और तेरी जो आंगड़ी है, अंगिया है, ऊपर का वस्त्र है, उसकी जो बाहें फट करके वो कोहनी के ऊपर चली गई। ये पंक्तियां नंदा के लिए, नंदा के जागरों। अब आप अगर यहाँ के ग्रामीण समाज में अगर जाएंगे, बहुत गरीब समाज में, तो महिलाएं बहुत काम करती हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो प्रायः मैं कई बार देखता था, पहले मैं अपने पिताजी के साथ धुर गांव में रहा हूँ, मैंने दूरस्थ गांव में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। वहां पे मैं देखता था कि उन प्रायः महिलाओं के जो ऊपर का कपड़ा है, आंगड़ी या ब्लाउज, वो कोहनी से हाथ से फट करके कोहनी तक, ऊपर तक ऐसे फटता था वो। जी जी और ये धोती घुटने से लेकर यहाँ तक ऐसे फटती थी। उसका कारण ये था कि परिश्रम, एक तो खैर वो तो था ही कि कपड़ा दूसरा नहीं होता था, गरीबी होती थी, घास लेकिन वो काटती है। कपड़ा कैसे फट रहा है। जो आदमी बैठा रहता है उसका कपड़ा घुटनों और पीछे से फटता है, जी लेकिन जो स्त्री लगातार चल रही है, काम कर रही है, तो उसके कपड़े, उसका हाथ लगातार सक्रिय है, जी कभी जी लकड़ी काट रही है, घास काट रही है, तो जाहिर है कि उसका कपड़ा सबसे पहले जो है बाहों से फटेगा, बाह फटेगी। जी जी जागरों में इन स्थितियों का वर्णन किया गया। ये सब महिलाओं ने अपनी स्थिति नंदा के चरित्र के माध्यम से पिरो दी है। जी पूछते थे लोग कि यार नंदा क्या है, मतलब ये तो है कि ऐसी गरीब है, कहीं पर कि तेरा सोनियारू जमवाण, पेटाणु बैठी के त्योरू सोनियारू जमवाण, तेरा सोने का डोला। मैंने कहा जी देखो, असल में है क्या कि ये महिलाओं की अभिव्यक्ति है, ये पहली स्त्री विषयक रचना हम इसको मान सकते हैं, जिसमें वाह। स्त्रियों के सरोकारों की अभिव्यक्ति की गई है। इस रचना में, नंदा देवी के जागरों में, जी महिलाओं ने अपनी कल्पना की उड़ान को भी नंदा के चरित्र के माध्यम से पिरो दिया। जो वो चाह रही है नंदा, वो उतना ही सोच पाती थी कि मायके जाते हुए मेरे भाई साथ हो, मेरे परिवार के लोग साथ हो, नौकर चाकर हो, सोने का डोला हो। तो उन्होंने वो अभिव्यक्ति नंदा के चरित्र के माध्यम से जागरों में पिरो दी। तो देवी का जो मानवीकरण कर कपड़े दिया।
मानवीकरण कर दिया, मानव ही है, मतलब वो लोगों ने गढ़ा है वो चिन्ह, मिथक जो बिल्कुल। होते आप हैं। जो आप ये कह रहे हैं ना, यहाँ पे आप ये देखेंगे हिंदुस्तान का स्वभाव है, हमने अपने देवताओं को अपने स्थानीयता, अपने स्वभाव के हिसाब से उनको कर दिया। वही देवता केरल में और तरीके से रहेगा खाएगा, वही देवता उत्तराखंड में अलग तरीके से रहेगा खाएगा, वही देवता आसाम में अलग तरीके से रहेगा खाएगा। देवता वही है, लेकिन वो स्थान के साथ में स्थानीयता उसमें आ गई है। बिल्कुल स्थानीय परंपराएं उस पे रहती हैं। और जी वो लोक देवता के बारे में ये और भी ज्यादा स्पष्ट दिखता है। नंदा जी जी देवी को लेकर के ये इतनी स्पष्टता से दिखता है कि आप जी जैसे लड्डू है ना, तो लड्डू को गणेश का भोग माना जाता है, तो पूरे देश में ही मानते हैं उसको। उसका कारण ये है कि वो लिखित रूप से आ गया है। लेकिन आप नंदा देवी को अगर देखेंगे तो नंदा का जो चरित्र है, वो जी उसका भोग जो है और उसकी पूजा परंपरा, पूजा पद्धतियां इतनी स्थानीयता लिए हुए है कि जी चमोली में आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां लाड़ू यानी फाफर नंदा का भोग चढ़ता है। थोड़ा नीचे जी आएंगे वहां फाफर नहीं होता है, वहां कोणी चावल होता है, तो वहां नोटी में भात को नंदा देवी का प्रसाद माना जाता है। इसी तरह जहाँ जो चीज होती है स्थानीय फल सब्जियां वगैरह ये देवी को चढ़ाई जाती है। तो ये कुल मिलाकर के टोटल ये स्थानीय संसाधन, स्थानीय जो सोच है, जो समझ है, और स्त्रियों ने जो भी चीजें देखी हैं, वो सब उन्होंने नंदा के चरित्र के माध्यम से हमारे संजो देवी करके देवता एक पूरी। हमारी तरह ही रहते हैं, मतलब जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हमारे पास है, वही देवता भी उसी तरह से रहता है हमारी तरह ही। बिल्कुल बिल्कुल हमको यहाँ पे उत्तराखंड में थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता था। अनाज की उत्पादकता उतनी नहीं थी आज से 50-100 साल पहले। तो यहाँ पर खाने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मांसाहार एक विकल्प था। तो सारे जी देवताओं को यहाँ पे बलि और बकरा चढ़ाने की इस तरह की परंपरा स्थापित की लोगों ने। जी तो ये लोक पूरा जाते हमारे जो लोक देवता है, इसमें हमारा लोक जीवन पूरा प्रतिबिंबित होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो तो ये नंदा देवी के बारे में भट्ट जी कह रहे थे, तो ये इन पर संग्रह किया। और फिर क्या हुआ कि 2005-06 में जब मैं ये सब संग्रह कर रहा था गीतों का और नंदा के बारे में लिख रहा था, तो प्राय उत्तराखंड में अगर आप पूरा उसमें देखें तो नंदा देवी को प्राय एक उसके दुख के वर्णन ज्यादा है, मुश्किलों के वर्णन ज्यादा है जागरों में। उस वो जो गरीबी झेलती है, जो भौगोलिक दिक्कतें भी झेलती है, विवाह के बाद जो उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन मुश्किलों का वर्णन ज्यादा है पूरे जागरों में। नंदा देवी की जागरों में एक खास बात है कि नंदा के विवाह और विवाह के कुछ समय बाद का उसमें वर्णन है। उसके बाद का वर्णन नंदा देवी के जागरों में नहीं मिलता है। यानी कि शुरू जब विवाहिता होती है, नव विवाहिता, तो तब तक उस समय का वर्णन है, मायके आने का वर्णन है। बाद में उसके बच्चे हुए या बाद की उम्र में क्या हुआ, वो वर्णन नहीं आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्त्रियां जो अधिकांश मुश्किलें हैं वो अपने पूर्व के जीवन में ही जब वो थोड़ी जवान होती है, उसके बाद उसकी शादी होती है, और शादी के कुछ दिनों में वो जो मायके ससुराल अगर ठीक नहीं हुई शादी, तो ससुराल वगैरह में जो उसको कष्ट होता है, जो मुश्किलें होती है, वो सब इन जागरों में है। तो फिर जब जागर मैंने संग्रहित किए, तो जैसा भट्ट जी पूछ रहे थे, नंदा की जो हर साल यात्रा होती है, उस यात्रा में नंदा को मायके से ससुराल भेजने की यात्रा मानी जाती है, वो परंपरा के अनुसार लोक विश्वासों में। और ये माना जाता है कि उसको ससुराल में कष्ट है, तो इसलिए उसकी यात्रा में नंदा देवी के साथ मायके के लोग जाते हैं, उसको बहुत सारी चीजें देते हैं, फल देते हैं। तो इस तरह से आ, उसको तो मेरे ये आया समझ में कि जो बालिकाएं हैं हमारी,
उस अवधि में बालिका शिक्षा का काफी जोर चल रहा था। तो अगर और तब ये था कि बालिकाओं को जरूर पढ़ाना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस तरह का एक अभियान चल रहा था पूरे देश में। हमारे जनपद में भी उत्तराखंड में भी एक इस तरह की जरूरत थी कि बालिकाएं अगर अच्छी पढ़ें, ठीक ठाक पढ़ें, तो शायद उनका आगे का जो जीवन है वो कष्टकारी न हो, जैसा कि नंदा का रहा है। तो उसमें नंदा देवी की जो राजजात है वो 12 साल में होती है। तो उसमें हमने ये किया कि जो नंदा की आज की जो हमारी नंदाएं हैं वो मिथकों पर, नंदा देवी के मिथक पर आधारित ये नाटक था। मैंने पहले एक गीत नाटिका लिखी थी, उसका कंसेप्ट ये था, उसका विचार ये था कि जो ये तो मिथकों की नंदा है, जागरों की नंदा है, लेकिन जो आज की हमारी नंदा है, हमारे बीच जो बेटियां हैं, जो नंदा है, जो कि हमारी बेटियां हैं, इनकी अगर हम पूर्व के 12 वर्षों की यात्रा स्कूलों की कराएं, स्कूल इनको भेजें सही तरीके से, और इनकी जो पहली जो यात्रा है 12 साल की इंटर तक की यात्रा वो विद्यालय की हो, तो इनका जो आगे का जीवन है वो खुशहाल रह सकता है। वो नंदा की तरह दुखद नहीं होगा, नंदा की तरह वो कष्टकारी जीवन नहीं होगा। इस कंसेप्ट को लेकर के नंदा के जागरों पर आधारित, आधार तो जागर थे और उसकी धुनें थी, उसके शब्द थे, लेकिन जो विचार था वो ये था कि नंदा की पहली यात्रा विद्यालय की होनी चाहिए, स्कूलों की होनी चाहिए, आगे आगे वो ट्रेनिंग। हटवाल जी 2 मिनट के लिए हम लोग रोज 2 सवाल पूछते हैं जोशी जी, और उनके जवाब देते हैं जो पूछे थे, और 2 नए सवाल रखते हैं उधर से। बहुत मार्मिक सर, बहुत मार्मिक। हटवाल साहब मजा आ गया। हाँ सर, लगता है सुनते रहे, आपको सुनते रहे जी हमको जी, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। प्रणाम स्वीकार करिए, नमस्कार स्वीकार करिए। हाँ सर सर सर, आनंद आया, आनंद आया। नहीं, आपके जो सवाल थे जरा उनके जवाब कल के वाले के दे देंगे। ये किसी ने उत्तर दिया भट्ट जी? तो उत्तर सर एक उत्तर आया था जी आपके सवाल का, उसको मेरे को फॉरवर्ड कर दिया करो ना, किसका उत्तर था, क्या था करके। जो आपने स्वतंत्रता सिंह की दुकान। हाँ हेलो संग्रामी एक उत्तर आया था सर, रतन टाटा लिखा था किसी ने। नहीं, रतन टाटा नहीं, ये इसका उत्तर है 1869 में पैदा हुए थे। नहीं, टाटा लिखा था किसी ने। अरे नहीं, 1869 में उन्होंने साइकिल की दुकान नहीं खोली थी जे.आर.डी. टाटा ने। He was born with a silver spoon in his mouth. तो 1869 में पैदा हुए थे किर्लोस्कर। किर्लोस्कर जो थे वो बचपन से ही थोड़ा मैकेनिकल ड्राइंग के प्रति बड़े उत्साहित थे, और मैकेनिकल ड्राइंग करते करते उन्होंने साइकिल की दुकान खोली सबसे पहले, फिर प्लॉज बनाए, फिर उनके मैकेनिकल ड्राइंग के इंटरेस्ट और उसमें जो उन्होंने नई नई जानकारियां अपनी देनी शुरू करी, तो किसी को खबर मिली महाराजा ऑफ औंध थे महाराष्ट्र में। औंध एक जगह है पुणे के पास, और महाराष्ट्र के जो वहाँ जो महाराज थे औंध के, उन्होंने एकड़ों जमीन जो थी वो किर्लोस्कर साहब को दे दी, और किर्लोस्कर साहब ने वहाँ इंडस्ट्री लगाई। तो औंध हैज बिकम इंडस्ट्री टाउन नाउ, औंध में, पुणे के पास। तो और महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे, गांधीवादी तो नहीं कह सकते, इनकी बड़ी अरुचि भी थी, कहीं कहीं मतभेद थे इनके, बहुत तगड़े मतभेद थे गांधी जी की फिलॉसफी को लेके, लेकिन उन्होंने एज ए वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट कभी उसको वो नहीं किया, कभी उसको जग जाहिर नहीं किया कि मैं गांधी जी से नाराज हूँ। तो ये एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की काफी मदद की, मॉरली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, और इंडस्ट्रियल टाउन, और लाखों को रोजगार भी दिया। बड़ी बड़ा नाम किर्लोस्कर आज भी, खास तौर से जो खेती कृषि संबंधी उपकरण है उसमें बहुत बड़ा नाम है। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं।
दूसरा प्रश्न, अग्निकर्म, अग्नि और अग्नि चिदवत किन्हें कहते हैं? देखिए, सूरज, भगवान ने सूरज को बनाया और मनुष्य ने अग्नि को बनाया, और ये दोनों पूजा के लिए यूज होने लगे। हम बहुत प्राचीन भारत की बात करें तो, और नवविवाहित दंपति जो थे उनको ये फिर एक कर्तव्य सौंपा जाता था कि ये जो अग्नि है इसको बुझने नहीं देना। तो अग्नि से संबंधित कई टर्म्स प्राचीन भारत में चली। मेरे पास कम से कम नहीं तो 53 टर्म्स ऐसी हैं जो प्राचीन भारत में अग्नि को लेके यूज हुई। तो उसी में से मैंने 3 यहाँ पे दी थी। अग्निकर्म वो होती हैं जो, अग्निकर्म मतलब यज्ञ के लिए लकड़ी आदि को इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं अग्निकर्म। और जो अग्निग्ध है वो है अग्नि प्रज्वलित करने वाला पुजारी जो है उसको अग्निग्ध बोलते हैं। और अग्नि चिदवत होता है वह गृहस्थ जिसने पवित्र अग्नि वेदी बनाई यज्ञ के लिए, उसको हम अग्नि चिदवत कहते हैं। तो 53 टर्म्स जो हैं वो उसमें से 3 टर्म आई हैं, और करीब 12-15 टर्म्स ऐसी जो बहुत कॉमन है, और शब्द सुनते ही समझ में आ जाएगा, लेकिन बाकी टर्म मैं दूंगा बाद में। मतलब आपके सवाल अभी मतलब हमको और 53 अग्नि सवाल से संबंधित, अग्नि से संबंधित बहुत सवाल आएंगे मतलब मैं आने आज से वाले अग्नि, समय में। मतलब मैं अग्नि पुराण पढ़ना शुरू कर दूं आज से? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, एटलीस्ट अग्नि पुराण पढ़ेगा तो सही कोई। अच्छा, भट्ट जी और हटवाल जी, जोशी जी, मैं माफी चाहूंगा, मुझे थोड़ा आज कोई बहुत आवश्यक कार्य से जाना है, तो अगर आप लोग जी इजाजत जी दे तो मैं चलना चाहूंगा, अगर इजाजत दे तो मैं चलूं। ठीक है सर, ठीक। हटवाल जी, नमस्कार। ठीक है, अच्छा, ठीक है। मैं आ रहा हूँ परसों धन्यवाद। नरसों में, देखूंगा तो आपसे वहीं मिल लूंगा, आप ऐसे है ना, तो मिलूंगा मैं हाँ, आपसे, हाँ, हाँ, जरूर और आइए, है आइए, ना। स्वागत है भट्ट जी, आपका। मैं थोड़ा चलना चाहूंगा, मैं बड़े कभी बड़े बड़े भाग्यशाली हैं बहुगुणा जी आप, कि आपका जी जी, हटवाल जी से परिचय, मतलब तो सवाल मुलाकात भी दे होगी। दीजिए सर। मैं तो हैं, आज के 2 सवाल, आगे के 2 सवाल कर आज दीजिए के 2 आप, सवाल भी है सर। और मैं आगे चलना के 2 चाहूंगा। सवाल, ठीक है, आगे के 2 ठीक। सवाल मैंने दे दिया। हमारी वार्षिक दैनंदिनी में का वह हिस्सा क्या है जिसका गिनती में क्रम तो बदला, लेकिन एक राजनेता के सम्मान में उसका नाम भी बदल दिया गया। जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाएं आदमी। और दूसरा प्रश्न था, देश के कई मीनारों में से दूसरा सवाल है एकमात्र सर। मीनार ये ऐसी है जिसे एक सूफी संत को समर्पित है, किनको और कौन सी मीनार? दोनों बड़े महत्वपूर्ण सवाल है सर। हटवाल सर, आज नेटवर्क की वजह से मैं आपसे ज्यादा बातचीत नहीं लेकिन हाँ, हाँ, मैं आज मेरे दिल को छू गए भगवान साहब। मतलब भट्ट जी आपकी और भगुणा जी की बहुत 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 धन्यवाद सुनना था, कि बहुत पूछना था आपसे। थैंक यू। आपने एक से एक विद्वानों को आप लेके आ रहे हैं, और बड़े संवेदनशील, बहुत मार्मिक चीजें इन्होंने बताई, हमसे शेयर करी, अच्छा लगा। धन्यवाद आपके ज्ञान को प्रणाम। सर। जी कुछ और पूछना चाहते हैं आप शायद? सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि ये आपने सर इतना सारा लोग पर लिखा, और आवाज क्लियर नहीं है। भी आप सक्रिय रहे उत्तराखंड, खासकर जब से, तो पाठ्यक्रम लेखन के समय कितना सहायक हुआ सर? क्या मदद मिली इससे आपको? पाठ्यक्रम लेखन में किस तरह सहायक हुआ आपका ज्ञान? हाँ, अब अभी वैसे अभी वर्तमान में तो उत्तराखंड में एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं, लेकिन इससे पहले जब उत्तराखंड का अपना पाठ्यक्रम था और उसका यहाँ की किताबें चलती थी, तो उसमें पाठ्यपुस्तक लेखन में भट्ट जी भी थे, मैं भी था, हम लोगों को शामिल होने का मौका मिला। तो इसमें हमने स्थानीय चीज़ों को, जो अब से पहले जो पाठ्यपुस्तकें थी, काफ़ी स्थानीय जो जानकारियाँ थी उनको लाने का प्रयास किया। कुछ लोकगीत भी उसमें दिए थे, कुछ लोक कथाएँ, जो स्थानीय मेले वगैरह परंपराएं हैं, इन पे काफ़ी पाठ थे हमारी पाठ्यपुस्तकों में।
इसके साथ यहाँ पर हमने एक बार जो स्थानीय भाषा है गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और रंग, इसमें भी कुछ पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का कार्य किया था। इन स्थानीय भाषाओं, लोक भाषाओं को सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक है, तो वो अवसर भी मुझे मिला। इसमें जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और रंग भाषाएं हैं, इसका जो पाठ्य पुस्तक है 1 से लेकर के और 8 तक, 10 तक ये कुछ पाठ्य पुस्तकों का प्रारंभिक ड्राफ्ट था, हालांकि वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। इसके साथ अभी वर्तमान में एक कार्य हम और कर रहे हैं SCERT के माध्यम से, जो मैं वो कर रहा हूँ अभी, वो अंतिम चरण में है कि स्थानीय भाषा या मातृभाषा के उपयोग पठन पाठन में, बच्चों के पठन पाठन में मातृभाषा और लोक संगीत का किस तरह हम उपयोग करें ताकि बच्चों का पठन पाठन रुचिकर हो। इस दिशा में हम लोगों ने कुछ ऐसे गीत बनाए हैं जो उत्तराखंड पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम से हट करके जो उत्तराखंड की जानकारी देने वाले गीत हैं, और इन गीतों के माध्यम से कोशिश ये की है कि बच्चे इन गीतों के माध्यम से अपनी धरती के बारे में, अपने परिवेश के बारे में, अपने स्थानीय भूगोल के बारे में बहुत प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करें। तो अभी उस पे काम चल ही रहा है। उसमें मातृभाषा को, अभी हमने गढ़वाली मातृभाषा ली है, और लेकिन ये जो मातृभाषा है ये सिर्फ एक फ्लेवर के रूप में इसका उपयोग किया है ताकि बच्चों को रुचिकर लगे, और लोक धुनों का इसमें प्रयोग किया है, और जानकारियां वो भूगोल की जानकारी है, उत्तराखंड के बारे में जानकारियां, यहाँ की नदियों के बारे में जानकारियां हैं। तो ऐसा एक कभी चल रहा है, अभी वो अंतिम चरण पे वो कार्य है उसका। तो ये हम कर रहे हैं स्थानीय भाषा। बहुत सही। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी चिंता थी, हाँ, आपकी चिंता थी कि लोक संस्कृति को, लोक धुनों को कैसे बचाया जाए। जी, इसका एक प्रयास मैंने अपने कार्यालय में, जहाँ मैं था, कार्य करता था, वहाँ पे हमने ये देखा कि मेघालय के लोग बड़े चिंतित थे कि जो उनकी फोक ट्रेडिशंस हैं वो जा रही हैं, सब जगह जा रही हैं, सब देशों में जा रही हैं, सब राज्यों में जा रही हैं। तो उसका हमने एक फिल्म बनाई, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ मेघालय में, और हमने फिल्म बनाई द सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स। उसमें क्या हुआ कि जो लोक गीत जो जा रहे थे, वहाँ के बड़े बूढ़े, आप जैसे शुभचिंतक, संवेदनशील व्यक्ति जो थे मेघालय के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज हमारे मेघालय में फोक म्यूजिक को कोई नहीं पूछता। आजकल के बच्चे वहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, तो सब अपने पॉप सॉन्ग और इन गीतों इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने एक प्रयास, जितने पॉप ग्रुप्स थे और जितने मॉडर्न संगीत के ग्रुप्स थे, उनके साथ एक मीटिंग करी, और उनसे ये कहा कि जो हमारी लोक धुनें हैं, लोक गीत हैं, इनको आप गिटार में, हवाइन गिटार में, पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करो, गाओ। और हटवाल साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो इतना सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ मेघालय में कि जो वहाँ का जितना फोक म्यूजिक था, वो सब धीरे धीरे मेघालय के जितने पॉप ग्रुप्स हैं उनको एक कंटेंट मिल गया, अच्छा कंटेंट मिल गया, स्थानीय कंटेंट मिल गया, जिससे सब लोग रिलेट कर पा रहे थे। वो प्रिजर्व हो गया। अब वो ट्रेडिशन चलती जाएगी, एटलीस्ट 50 साल 100 साल के लिए तो वो गाने चलते रहेंगे। तो वो एक हमने फिल्म भी बनाई थी उसमें, द सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स, बिकॉज मेघालय जो है, यदि आप देखें जाते हुए दूर से, तो वो साउंड्स लाइक, लुक्स लाइक ब्लू हिल्स। द सॉन्ग्स ऑफ ब्लू हिल्स वो एक फिल्म थी।
दूसरा एक जो हमने अटेम्प्ट किया था वे बैक इन 1980, शायद 1980 या 80 के दशक की बात है। हमने राजस्थान में दो बहुत बड़े नाम हुए, बहुत बड़े नाम, जिन्होंने लोक संगीत पे, लोक कलाओं पे काम किया। एक थे कोमल कोठारी जी, उनकी डेथ हो गई, स्वर्गीय कोमल कोठारी, मतलब श्रद्धा से सिर झुकता है उस नाम को सुन के। और दूसरे थे विजयदान देथा जी, जो साहित्यकार थे, और विजयदान देथा जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। उनकी कई फिल्मों में, कई कई फिल्में उनकी कहानियों को लेकर बनी, जैसे रुदाली फिल्म थी, जो रुदाली फिल्म बनी वो उनकी कहानी को लेके बनी। तो हमने कहा वहाँ ये किया कि हमने जो लोक संगीत वाले थे उनकी 3 पीढ़ियों को बुलाया, जो 70-80 साल के थे, जो 40 से 55 साल के थे, और जो 15 से 25 साल के थे। तो जो 70 साल से ऊपर के थे उनके टाइम की कंपोजिशंस को उन्होंने सिखाया, जो 55 साल वाला ग्रुप था उनको। और 55 साल वाले ग्रुप ने आगे आने वाले के लिए, ये लंगा मंगनियार 2 ग्रुप हैं राजस्थान में, म्यूजिशियन कहे जाते हैं। और आप राजस्थान में किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाइए, वहाँ रोज शाम को दिन में शो होते हैं। लंगा निमुड़ा 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 कई फिल्मों भी आपने देखा होगा। और जो वो एक राजस्थान का मांड की तरह एक म्यूजिक है लंगा मंगनियार का। तो वो जो 70-75 साल के जो गीत थे वो 50-55 साल के लोगों ने सीखे। वो कंपोजिशन, जो गीत बिसर गए थे, याददाश्त से खो रहे थे, 50-55 तक आए। 50-55 वालों ने उसको सिखाया बहुत यंग जनरेशन को। तो इससे ये प्रयास हुआ कि अगले अगले आने वाले 50 सालों के लिए वो गीत जो 85 साल वाले वृद्धजन गाया करते थे वो एटलीस्ट प्रिजर्व हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्रयास यदि हम उत्तराखंड में भी कर लें, आपने तो इतना काम किया है और अभी डॉक्यूमेंट भी कर दिया आपने, और कई सारे ग्रुप्स भी होंगे, गढ़वाल में होंगे, कुमाऊं में होंगे, जौनसारी में होंगे, जौनसार में होंगे, उन सबको बुला के ऐसे गीतों का कुछ ऐसा प्रयास हो जाए तो ये बड़ा सार्थक प्रयास होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा है ये, अच्छा प्रयास। असल में जो हमारे लोकगीत हैं, जो पुराने लोकगीत है, उनको भी नए माध्यमों में जब तक हम नहीं लाएंगे और नए नौजवानों के लिए हम उनके लिए उपयोग में, जैसे मतलब यूट्यूब पे आना उनका बहुत जरूरी है, यूट्यूब पे लाना। और इसी तरह जो नए वाद्य यंत्रों के साथ, नई तकनीकी के साथ जब तक वो नहीं आएंगे तो वो फिर खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे वो, फिर एक यूट्यूब में एक शो बन के रह जाएगा। हाँ जी, राजूला मालाशाही की कहानी ये थी, ये गाना था, अच्छा जी क्या। अब जो यदि हम उसको ले, उसको मतलब मॉडर्न म्यूजिक में ले आए तो मेरे को लगता है कि वो प्रिजर्व हो जाएगा। स्वरूप उसका थोड़ा सा बदलेगा, स्वरूप बदलेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो पुराने गानों में जो एक लय थी, एक वाद्य मतलब ताल थी, वो बहुत, जो पुराने लोग हैं पहाड़ों के, उसको बिल्कुल एकदम समझ जाएंगे, हाँ ये पहाड़ का गीत है करके। आपने जो कहा वो जो चांचड़ी में जो घूमते हैं, नृत्य करती हैं, वो आप देखिए पूरी हिमालयन बेल्ट का वही सीन है। आप हिमाचल प्रदेश में नाटी देखिए तो बिल्कुल उत्तराखंड के लोकगीतों की याद आती है ना। तो वो ऐसा प्रयास हम कर सकते हैं। भट्ट जी, आप इसमें बड़ा सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। राजेंद्र, एक किसी ने क्वेश्चंस के उत्तर भी दे रहे हैं, पहेली देथा जी की कहानी पर बनी थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेंद्र उपाध्याय। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे सर, इन सब विषय पर चर्चा जारी। अपना नेटवर्क ठीक करिएगा। अगले किसी एपिसोड में हटवाल जी फिर हमारे साथ होंगे। ट्रूथ है, हम सबके सब हमारे जो कमेंट्स हैं दर्शकों के, वो बता रहे हैं कि आपने जो बोला आज वो बिल्कुल उनके लिए नया था और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी था, रोचक भी था। बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा था कि आप बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, हम सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। हटवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हटवाल सर। और बहुत सारी बातें मैं चाहता था रखना, क्योंकि धन्यवाद भट्ट जी का, आपने इतना काम किया है सर कि बहुत ज्यादा है। और मैंने भी सर्व शिक्षा अभियान में जब मैं जिला सुनक था तो आपकी कविता आपसे मुलाकात होती रहती थी। आपका बायोडाटा जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग बायोडाटा उधर जी जी, उनसे वही हुआ 3 बेटियां की सर। मैं सर उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कविताओं में से एक मानता हूँ, मेरी निजी राय है।
लोग मुझसे आभार। क्या बात, सहमत हो सकते क्या हाँ, कौन सी कविता है? हैं। वही बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटी। अच्छा, बहुत तो नहीं सुन संवेदनशील, पाए। बहुत कल हमारे साथ हरियाणा से डॉक्टर प्रद्युम्न भल्ला जी। सर, कल हमारे साथ हरियाणा से कैथल प्रद्युम्न भल्ला जी से अच्छे कवि हैं। हटवाल साहब, एक बड़े हम उत्तराखंड की सीमाओं को लांघ रहे हैं धीरे धीरे। है, आलोचनी कल राजस्थान हाँ से थे, कल हरियाणा से होंगे, आज आप उत्तराखंड से हैं। हाँ, बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। काफी सारे टीचर ये भटजी और बहुगुणा जी के प्रयास में जुड़ रहे हैं, और हाँ, बीच बहुत बीच में मैं अच्छा भी है। बाजी मार देता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। आप आप जो है, आपकी बड़ी शानदार टिप्पणी होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और पूरा कार्यक्रम एक नहीं, नहीं बिल्कुल सर। एजुकेशनल लगता है, शैक्षिक हाँ, ये कार्यक्रम। एजुकेशन बनाया जी इन्होंने, जी हाँ, कोशिश तो यही की है, कोशिश तो यही की है। चलिए सर, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा है। धन्यवाद भज्जी का, धन्यवाद अवसर फिर दिया आइएगा, आपने। फिर आइएगा, हाँ, दसवीं जरूर जरूर दानियाँ। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, कल शाम को ठग के लिए शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।